Hello बच्चों, welcome to our channel Ekatvam for CMA. This channel is exclusively for CMA students. Made be foundation, inter and final. मैं मेरी पूरी टीम के साथ रेगुलरली इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स दे रहे हैं. हम कभी वीडियोस डाल रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, हम कभी वीडियोस डाल रहे हैं टेलिंग यू अबाउट एबीसी एनालिसिस, और अभी तो हमने सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस का बैच भी स्टार्ट किया. आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इसका अपडेट है एंड कुछ बच्चों को इसका अपडेट नहीं मिल पाया. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा, नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ इस चैनल पे मैं मेरी पूरी टीम के साथ आप लोगों से कंटिन्यूअसली मिल रही हूँ. और मेरी टीम में कौन कौन है? सबसे पहले स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. माई सेल्फ CA स्नेहा बुधिया, ऑल इंडिया रैंकर 30th. आई नो आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है मेरे बारे में जानने के लिए. टेंशन मत लीजिए, वो सारी बातें हम अपने रेगुलर बैच में करते रहेंगे और मैं आपको अपने बारे में बताती रहूंगी. उसके अलावा वी हैव सतीश सर, करण सर, विजय साडा सर एंड प्रणय सर. हर फैकल्टी अपने अपने एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है. विजय सर फॉर डायरेक्ट टैक्स, करण सर फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, Pranay for costing and SFM. We have Satish sir for law at both the levels, inter and final. And me, I'll be taking accounts at all the level, foundation, inter and final. तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं स्पेशली अपने CMA फाइनल के बच्चों से बात करना चाहती हूँ. तो दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल स्टूडेंट. और मैं किस सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ? आई नो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जनरली फाइनल में आपको तकलीफ देता है. बहुत परेशान हो जाता है ये सब्जेक्ट, बहुत परेशान कर देता है आपको सब्जेक्ट, और इसके कारण आप बहुत परेशान हो जाते हो. बहुत बच्चों ने तो अपना फाइनल छोड़ा ही इसीलिए बिकॉज CFR क्लियर नहीं कर पाए. ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए. थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. अगर आप सोचोगे कि हम सब कुछ उसका पढ़ ले, पढ़ना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कितना स्मार्ट पढ़े कि सब कुछ पढ़ के भी हो जाए और एग्जाम के समय चीजें रिटेन भी रह जाए, और जब हम पेपर दें हम पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं. तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ CFR के बारे में, जो कि आपका पेपर 18 होता है, ग्रुप 4 में आता है. एंड ये सब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ट्रस्ट मी, आपको लगेगा मैम इंटर तक हमारा अकाउंट्स हमारा फेवरेट हुआ करता था, फाइनल में आते ही CFR ने हमारे ये थॉट को ही चेंज कर दिया. उसको देखते ही ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये क्या है. एक्चुअली ये जितने भी थॉट प्रोसेस है ना, ये आपने अपने सीनियर्स या एक स्टूडेंट से सुन के क्रिएट किया है. बट मैं आपसे कहूंगी बेटा, एक बार इस वीडियो को सुनिए और इसमें जो मैं स्ट्रैटेजी दे रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, और इसके पढ़ने के तरीके को आप जरा इंप्लीमेंट कर लीजिए. ट्रस्ट मी, ये जो सारी बातें चल रही है ना इस सब्जेक्ट के लिए, वो सब की सब बातें मैं झूठी साबित कर दूंगी. बट उसके लिए आपको मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा कि स्नेहा मैम जो बोल रही है वो सही बोल रही है. एंड आई नो जब मैं ये वीडियो को एंड करूंगी आप कंफर्म करोगे कि मैम हमने भी यही थॉट रखा है और यही थॉट हम सोच रहे हम आगे कैरी करेंगे. चलो, इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, इसके लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम में इसका वेटेज क्या है और सिलेबस क्या है, ये सब मैं आज बताने वाली हूँ. जब आपको इसकी क्लैरिटी रहती है ना बेटा, अकॉर्डिंगली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हो, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग करते हो. जब हमारी प्लानिंग बस ऐसे हवा में चलती है, हम कुछ बस पढ़ रहे, एंड आते आते इतने सारे सब्जेक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड बहुत सारे सब्जेक्ट का रिविजन नहीं होता है. और हमें अकेले CFR थोड़े पढ़ना है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं. तो हमें स्मार्टली पढ़ना है एंड उसके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगी कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं. अगर आप इस सिलेबस को माइन्यूटली देखेंगे तो ऑलमोस्ट यूल फील कि 8 ही चैप्टर्स है. करेक्ट. उस 8 चैप्टर में बच्चे क्या बोलते हैं मैम, पहला चैप्टर टॉक्स अबाउट IND-AS. ठीक है, स्पेसिफिक IND-AS है जो आपके इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिक टॉपिक में कवर किया है, वो 12 IND-AS कवर किए.
गाइस मैं आपको बताऊंगी कि टोटल इंडियस होते कितने हैं एंड आपके इंस्टीट्यूट आपको कितने पढ़ा रहा है और आपको फाइनली इस पूरे सिलेबस से कितना पढ़ना है। सिर्फ ये 12 इंडिया सफिशिएंट नहीं है, आगे और भी इंडियस है जो आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स के साथ पढ़ने पड़ेंगे। बट फिलहाल 12 स्पेसिफिक इंडियस को इंस्टीट्यूट ने पहले चैप्टर में डाला है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैसे, वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। सेकेंड चैप्टर जो बहुत ज्यादा इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, अगर एग्जाम में आए बेटा इसको तो ऑप्ट ही करना चाहिए, और उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। मैनेजेबल चैप्टर है, आराम से हो जाता है, कोई तकलीफ का कारण नहीं है इस चैप्टर में। देन अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर 3 इंडेस कवर किए गए हैं एंड ये 3 इंडेस भी एग्जाम्स में आते हैं। तो अभी तक अगर आप देखो तो 15 इंडेस इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है को आपको आना चाहिए। सडनली आप कहोगे मैम सीएफआर एक अकाउंट सब्जेक्ट होता था, बट यहां हम इतने इंडियस इंडियस क्यों पढ़ रहे हैं, हम थ्योरेटिकल ज्यादा जा रहे हैं रादर देन प्रैक्टिकल। गाइज नाउ यू आर अ सीएमए फाइनल एस्पिरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अकाउंटिंग वाइज तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बट जब प्रेजेंटेशन की बात आती है, कंप्लायंसेस की बात आती है, रिपोर्ट बनाने की बात आ रही है, ग्लोबली आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके जैसे दिखे, कंपेयर करना इजी हो, तो उसके लिए आपको ये इंड एएस की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंड एएस ही आपको हेल्प करेगा सबसे ज्यादा आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए, बिकॉज आज के टाइम इसकी हर जॉब अपॉर्चुनिटी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इंड एएस अगर वो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एंड ये सिर्फ थेरेटिकल नहीं है बेटा, वो आपको लग रहा है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। एंड नाउ यू आर अ ग्रोन अप वन, यू आर ग्रोन अप, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द कंपनीज। तो सिर्फ अकाउंटिंग करके एक नॉर्मल मुनीम थोड़ी बनना है बेटा, हमको हमें एक्सपर्ट होना है अपने अकाउंट्स के लिए, एंड उसके लिए इंड एएस की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कॉर्पोरेट्स में काम करना है जहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है, हमें उनके शेयर्स को वैल्यू करके देना है। तो देखो सीएफआर सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में भी काम कर रहे हैं तो उनके प्रोविजंस के बारे में जानना है, तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट का आपको एनबीएफसी भी आना चाहिए। यस, आपको एनबीएफसी का भी चैप्टर आना चाहिए। देन ये फिफ्थ वाला चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, यहां पर 2 चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने कंबाइन कर दिया। द वन टॉक्स अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड द अदर इज रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक इंडेस पढ़ना पड़ेगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडेस है। तो एक इंडेस एंड एक प्रैक्टिकल चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ट्रस्ट मी, इजी चैप्टर, हर बार एग्जाम में आता है एंड मार्क्स स्कोरिंग भी है। क्या बोलते हो बच्चों, बात समझ आ रही है क्या? यस मैम। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंस्टीट्यूट इससे मेजर एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एंड ये वाले चैप्टर को अगर आपने ढंग से कर लिया तो ट्रस्ट मी आपका सीएफआर बहुत इजी पड़ेगा। ये दोनों अगर चैप्टर की बात करूं मैं बेटा, रीसेंट डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इससे ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है, इजी गोइंग, मैनेजेबल। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप हॉलिस्टिक लेवल पे देखो, इंस्टीट्यूट ने 8 चैप्टर्स दिए हैं, उसमें से अगर आप देखेंगे तो टोटल 12 + 3 15 16 एंड टोटल 21 इंड एएस आपको पढ़ने हैं सीएफआर में। अभी तक इंडिया में 40 इंड एएस है, बट हमारे फाइनल के बच्चों से दे आर एक्सपेक्टिंग 21 इंड एएस, जो कि मोर देन इनफ है आपके लिए एट फाइनल लेवल, सो दैट यू कैन इजिली मैनेज योर वर्क इन कॉर्पोरेट। आप फ्यूचर सीएमए है बच्चों, आपको कंपनीज के लिए काम करना है, आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना है, एंड आपकी ये नॉलेज आपकी कंपनीज को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी आपको कैंपस में इंटरव्यूज प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होगा। एंड आपके जितने भी सपने हैं ना कि मैं कमाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, वो सारे सपने अगर आपने सीएफआर को अच्छे से पढ़ा विद कॉन्सेप्ट, ये आपके सारे सपने पूरे करवा के देगा। बट यस ऑब्वियसली बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने बेटा, ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ ये पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएगा। यू नीड टू क्लियर अदर सब्जेक्ट्स, बट सीएफआर इज अ सब्जेक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिकली अगर आप जॉब में जाना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो, अपनी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए काम करना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है।
एक बार जो सिलेबस मैंने आपको ये बताया है उसको मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करवाती हूँ आपके मॉड्यूल से। देखो बच्चों, चलो मैं आपका मॉड्यूल भी आपको दिखाती हूँ। अगर आप देखेंगे सेम बातें आपके मॉड्यूल में लिखी है, मैंने सिर्फ समराइज किया है बिकॉज आपके मॉड्यूल में इतना ज्यादा डिटेल दिया हुआ है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सिलेबस में एक्चुअली चैप्टर्स कितने हैं। बिकॉज एक बार नंबर ऑफ चैप्टर्स भी पता चलते हैं ना बेटा, तो माइंड में क्लैरिटी होती है। चलो एक चैप्टर है 2 हफ्ते देने हैं, दूसरे चैप्टर को 1 हफ्ता देना है, तो आप एक टेंटेटिव जजमेंट ले पाते हो क्यों नो हमें 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, 4 महीने तक पोर्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद रिविजन करना है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने हैं एंड देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनल। उस प्लानिंग में आपको हेल्प करने के लिए मैंने आपको वो सिलेबस समराइज करके दिया है। बट ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके भी दिखा दूं, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा दूं कि आपका मॉड्यूल क्या बोलता है। तो देखिए आपके मॉड्यूल में स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखो 12 स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये 12 के 12 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आगे जब मैं वेटेज बताऊंगी ना, तुम्हें लगेगा मैम बस इतना ही पढ़ लिया तो पास हो जाएंगे क्या। ये मैं आपको अपने वेटेज में बताऊंगी एंड आप खुश हो जाओगे जान के कि स्पेसिफिक इंडेक्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें गुडविल आ जाता है। रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैंने कहा था ना उसका एक इंडेक्स अपने को पढ़ना है। एंड एनबीएफसी, ये एनबीएफसी वाला चैप्टर बहुत ही इजी है, हार्डली 1 or 2 सेशन एंड वी कंप्लीट दिस चैप्टर। देन वी हैव बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग की बात मैंने की थी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक इंडेक्स है जो हमें को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो आपका मॉड्यूल भी क्लियरली कह रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड उसको पढ़ने के लिए जो भी इंडेक्स लगेंगे आपको वो भी रेफर करने पड़ेंगे। Then a simple theoretical part is recent development, मैं इसको शॉर्ट में recent development बोलूंगी, and government accountings। तो बेटा मैंने कहीं पर भी सिलेबस को कट नहीं किया है, जो सिलेबस इंस्टीट्यूट ने दे रखा है उसी सिलेबस को मैंने समराइज किया है। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं एंड ये हर चैप्टर्स की अपनी अपनी एक वेटेज है और एक इंपॉर्टेंस है। अब उसके वेटेज एंड इंपॉर्टेंस की बातें अब मैं अगले स्लाइड में करने वाली हूं। अब देखेंगे बेटा, चलो यहां पर हम सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, मैंने आपको मॉड्यूल से रेफर भी करवा दिया। अब आते वेटेज। गाइस ये जो वेटेज है ऐसे कोई हवा में नहीं दिया बेटा मैंने, ट्रस्ट मी, आप खुद भी करके देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ये मैंने आपके रीसेंट एग्जाम पेपर्स के बेसिस पे निकाला है, आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा ये जो स्पेसिफिक इंडेक्स मैंने अभी आपको बोला ना 12, ट्रस्ट मी इसका बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे मेरे सारे एनालिसिस में सबसे ज्यादा बेटा अगर आप देखो इसी का वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे इसी का वेटेज है सबसे ज्यादा। एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो, करेक्ट। एंड इस स्पेसिफिक इंडेक्स 12 जो आपको पढ़ने हैं, जो 12 इंडेक्स पढ़ने हैं, इनको छोटे छोटे चैप्टर्स मत समझना, कोई एक चैप्टर नहीं है, 12 इंडेक्स। ये 12 के 12 इंडेक्स अपने में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है एंड सबको पढ़ना पड़ता है। कभी कभी तो एक इंडेक्स को पढ़ाने के लिए 5-6 सेशंस 2-2 घंटे के लिए लग जाते हैं, कुछ इंडेक्स 4 घंटे में भी हो जाते हैं जो छोटे छोटे हैं। तो ये इंडेक्स जो 12 आपको पढ़ने खुद में एक इंडिविजुअल चैप्टर्स है एंड दिस चैप्टर्स होल्ड द मैक्सिमम वेटेज। आप इसको 12 चैप्टर भी बोल सकते हो अगर आप मुझसे पूछो, बट ठीक है, डू नॉट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। तो हम इसको एक स्पेसिफिक इंडेक्स बोल के कहते हैं जिसमें 12 इंडेक्स पढ़ने हैं, हर इंडेक्स अपने में अलग है और इसलिए उसकी थ्योरेटिकल का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एमसीक्यूज भी मैक्सिमम इन्हीं स्पेसिफिक इंडेक्स से बनता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो मेजर वेटेज जो है वो स्पेसिफिक इंडेक्स का है। अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें मैं 3 इंडेक्स पढ़ाऊंगी, इफ आई टॉक अबाउट एनबीएफसी, जनरली इंस्टीट्यूट का क्या तरीका है, कभी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इस चैप्टर से, कभी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का अगले चैप्टर से, बट इन तीनों चैप्टर्स में इंस्टीट्यूट आगे पीछे एक साल ये वाला चैप्टर, अगले साल ये वाला चैप्टर, जनरली इसमें स्विच बहुत करता है एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 13% का कवरेज है इंक्लूडिंग योर एमसीक्यू, इंक्लूडिंग योर एमसीक्यू।
अगेन ये तीनों ही बहुत इजी चैप्टर है, बट इंस्टीट्यूट हर बार 100% तीनों से पूछता नहीं है। तो मैं बच्चों को बताती हूं कि अगर लास्ट मोमेंट पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है और कितना छोड़ना है, उस समय मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं इस चैप्टर को ऐसा कहती हूं। बट ये तीनों ऑल्टरनेट ईयर्स में आते हैं, कभी एक साल कभी अगले साल, इसीलिए इसका ऑलमोस्ट वेटेज तीनों का मिला के देखोगे तो 13% ही है। अपना ये बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग हर साल आता है एंड इसका वेटेज ऑलमोस्ट 18% है, इंक्लूडिंग योर एमसीक्यू। सेम विथ योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका भी वेटेज मैक्सिमम 19% है। अगर आप ध्यान से देखो, ये स्पेसिफिक इंडेस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन, इसका हर साल का वेटेज है इतना और हर साल आता है। आगे डिस्कस करेंगे। ये रीसेंट डेवलपमेंट एंड ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये थ्योरेटिकल है, कभी इसका प्रैक्टिकल भी आता है। ये जो रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। थियरी तो फॉर श्योर आती है, दे टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टॉक अबाउट सस्टेनेबल एंड ऑल दीज थिंग्स। इसका प्रैक्टिकल भी बनता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन पूछ के, जो मैं आपको आके बताऊंगी। तो बेटा याद रखना, ये जो 7th वाला चैप्टर है, इट हैज बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इजी चैप्टर है। एंड लास्ट थ्योरी चैप्टर जो है वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग का वेटेज 10% है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वेटेज दिया है मैंने, आपके फर्स्ट चैप्टर का 26%, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का 13%, रीस्ट्रक्चरिंग का 18%, कंसोलिडेशन का 19%, रीसेंट डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग का टेंटिवली टुगेदर इट मेक्स अ 24%। यस, अच्छा ये बात बस याद रखना। तो अभी तक मैंने आपको सिलेबस बता दिया और मैंने आपको वेटेज बताया। ये वेटेज मैंने रीसेंट पेपर एनालिसिस से निकाल के आपको बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे बेटा? बहुत बार क्या होता है, आप सब जॉब में जाते हो, बहुत बच्चों के पास तो टाइम है, दे कैन मैनेज इट, तो मैं उनको बोलती हूँ 100% पढ़ना चाहिए, 100%, नो डाउट अबाउट इट, नॉलेज के लिए भी एंड मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जिन बच्चों के पास टाइम कम है, फाइनेंशियली बहुत उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जॉब नहीं छोड़ सकते, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, एंड देयर इज टू मच ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे बच्चों का अपने सारे बच्चे आज के टाइम इतने हार्ड वर्किंग है, they need to take care of needs of so many things, कभी फैमिली की पेरेंट्स बूढ़े हो गए या पेरेंट्स बीमार है, इस कारण से उनको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड को हेल्प करने के लिए जॉब छोड़ नहीं सकते। तो वो बच्चों के लिए बेटा ये एनालिसिस बहुत काम आता, उनको पता कर, उनको हम हेल्प करते हैं कि भाई देखो बेटा, अगर टाइम कम है तो ये वाले चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ये पढ़ जाओ, ये वाले चैप्टर का वेटेज इतना है, स्मार्टली पढ़ लो तो मार्क्स गेन कर लोगे। तो बच्चों ये वेटेज ट्रस्ट में, मे भी जो सब पढ़ते हैं 100%, उनके लिए उनको लगेगा मैम हम तो सब पढ़ते हैं, हम वी डोंट केयर, दैट इज तो 100% ओके बेटा, विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप 100% पढ़ते हो। बट सारे बच्चे वो नहीं कर पाते बेटा, हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो बहुत सारे मुसीबतों को झेल रहे हैं, उनसे वो 100% पढ़ना बहुत मुश्किल है बेटा। तो ये वेटेज उनको गाइड करेगा कि कौन सा चैप्टर अगर वो पढ़ ले तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और आगे मैं आपको बताऊंगी बेटा, अगर लास्ट मोमेंट आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या अभी आपको पता है कि आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे, आई एम टेलिंग यू द वे यू शुड डू इट सो दैट हम पेपर क्लियर कर लेते हैं। यस आई नो, सारे फैकल्टीज बोलेंगे मेरे से पढ़ लो, हम एग्जामिशन दिला देंगे, 80+ आ जाएगा, 85+ आ जाएगा। बेटा अगर वो 85 90 CFR में लाना है ना, टू द नेक्स्ट लेवल आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी वो आ भी सकता है, आ भी सकता है, नो डाउट अबाउट इट। टू द नेक्स्ट लेवल वो एफर्ट आप करोगे, कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होगे, जो मैं करवा दूंगी तो आ जाएगा। बट वो बच्चे अगर उस लेवल तक तुम नहीं जा सकते हो, मेरे इस एनालिसिस से मैं मेक श्योर करूंगी कि एटलीस्ट आप 55 ला के अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लो। तो इट इज ऑलवेज बेटर, फेल होने से तो बेटर है 55 स्कोर किया, हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, और एग्रीगेट में भी हम अपने सब्जेक्ट के थ्रू बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स देके अपने ग्रुप को क्लियर कर सकते हैं।
तो गाइस हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए बट स्मार्ट भी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ एग्जामिशन आ ही जाएगा, वो सोच बहुत अच्छी है बट अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ तो हमारा प्लान भी प्रिपेयर्ड है कि हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। यस, अब देखो बेटा, मैंने आपके लिए एक्चुअली पेपर निकाल के ये एनालिसिस किया और ये बेटा ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट हर साल इसी तरीके से कर रहा है। हर साल मैं एक बार ये आपके सामने रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको इमीडिएटली एक पेपर जून 24 का आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये जो मैंने लिखा है ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। देखेंगे बेटा, ये मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन होता है ना भाई, ये तो कंपलसरी होता है। ये 15 एमसीक्यू, ईच ऑफ 2 मार्क्स, 30 मार्क्स का, ये सारे चैप्टर्स में से आता ही आता है। इसका मतलब आपका सारा चैप्टर्स पक्का होना चाहिए। यस, स्मार्टली होना चाहिए। एंड ये एमसीक्यूज इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि आप कर नहीं सको। अगर आप ध्यान से देखो 30 एमसीक्यू, सॉरी 15 एमसीक्यू, 30 मार्क्स स्कोरिंग है। हाँ, गलत हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बट हम इस नुकसान से डरेंगे नहीं, बिकॉज हमें आगे स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है और उस स्ट्रैटेजी में हमें समझ आ जाएगा कि हमें एमसीक्यू कैसे करना है। और बच्चों, एमसीक्यू के लिए मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन लेती हूँ। आपको एक एमसीक्यू की बुक भी प्रोवाइड की जाएगी, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा हर चैप्टर के एंड में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एवरी चैप्टर के एंड में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू पक्का हो जाए। और जब हम हर बार एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्लास में इंटरैक्ट करेंगे, मैं आपको आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डालती रहूंगी कि भाई ये एमसीक्यू पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, आपका एमसीक्यू फॉर श्योर पक्का हो जाएगा। और एक बात जो मैं सबको कहती हूँ, एमसीक्यू को अलग से ऑल द वे जाके एक दिन बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। चैप्टर खत्म, इमीडिएट एमसीक्यू। बच्चों की जो क्या आदत है, एक एमसीक्यू बुक खरीद रखी है, लास्ट डे बैठेंगे एमसीक्यू को पढ़ेंगे। इम्पॉसिबल है बेटा, इट इज नॉट अ थेरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दोनों का मिक्सचर है। बट मोर ऑफ प्रैक्टिकली यू आर स्मार्ट, कॉन्सेप्चुअली यू आर स्मार्ट, तब जाके आप अकाउंट्स का, सीएफआर के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एंड ये हमेशा एक चैप्टर फिनिश करो, उसका एमसीक्यू करो, बिकॉज इट इज मोर लाइकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकली उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके छोटे छोटे सब पार्ट्स बना देते हैं। तो गाइस, एक साथ एमसीक्यू नहीं करेंगे, हर चैप्टर के साथ करेंगे। इकट्ठा सारे चैप्टर्स का एक साथ कोई भी बच्चा नहीं करेगा। हम हर एक चैप्टर के बाद एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यस, 15 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स ईच। अब बच्चा आपके 70 मार्क्स, करेक्ट, बट इंस्टीट्यूट आपको 7 क्वेश्चंस देगा, उसमें से 5 ऑप्ट करना है। अगर आप ध्यान से देखो, आपका टोटल क्वेश्चन 128 मार्क्स का होता है। आपका टोटल क्वेश्चन पेपर 128 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं। बट फिलहाल हम ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम टोटल 128 मार्क्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसी के बेसिस पे बेटा मैंने वेटेज भी बनाया 128 मार्क्स के बेसिस पे। सिलेक्शन हमारा ऑन द स्पॉट पेपर को देखने के बाद होता है, बट कभी भी एनालिसिस 100 मार्क्स के बेसिस पे मत करो, 128 मार्क्स के बेसिस पे करो। देखो वो एनालिसिस क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा 2 पार्ट रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बड़ा क्वेश्चन होगा जो डायरेक्टली 14 मार्क्स का होगा। 7 में 2 पार्ट देंगे, 8 में वो जनरली 3 पार्ट देते हैं, और ये ऐसा ही ट्रेंड है। ईच क्वेश्चन हैज 14 मार्क्स। 2 में बेटा मैंने तो सालों से पेपर देख लिया, अगेन दे टेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडेस। मतलब स्पेसिफिक इंडेस भी पूरा कर लिया ना बच्चा शिद्दत से 100%, तो भी आपका सीएफआर में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो 40 आ ही जाएंगे। बट उसमें फिर कोई स्कोप नहीं होना चाहिए इतू सभी छोड़ने का। 100% इन स्पेसिफिक इंडेस, 100% कॉन्सेप्ट्स, 100% प्रैक्टिस सम्स, मॉड्यूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी डिफरेंट बुक से, वो सब आपका 100% होना चाहिए। तब जाके अगर आप देखेंगे आपका मेजरली अगर ये कवर हो जाएगा ना, तो भी 40 लाने की गुंजाइश आपकी हो जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी अगर आप देखोगे, फिर से वो स्पेसिफिक इंडेक्स पूछता है, और 3 के बी में थोड़ा सा वो घुमा देते हैं, कभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स,
कभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कभी एनबीएफसी, कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट की मर्जी है। बट जनरली यहाँ पर इंस्टीट्यूट इन तीनों चैप्टर्स के साथ खेलता ही खेलता है। एंड मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आराम से सॉल्व हो सकता है। इतना इंस्टीट्यूट इसमें घुमाता नहीं है, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट इसमें घुमाता नहीं है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग, 7-7 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस आराम से कर लेते हो। हाँ, मेजरली जो इंस्टीट्यूट आपको घुमाता है वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन के 14-14 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चंस कभी तो इतने ट्रिकी होते हैं, अगर आप पेपर देखोगे लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से भयंकर डिफिकल्ट डाल रहे हैं। एंड कुछ ऐसा अगर एडजस्टमेंट डाल देते बच्चा नहीं कर पाता, पूरे 14 मार्क्स से सम को सॉल्व करते वक्त बच्चा एकदम गिव अप कर देता है, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आगे फिर कह रही हूं, मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को करना या नहीं करना ये आपकी चॉइस होगी, और वो कैसे मैं आपकी चॉइस बनाऊंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट ये दोनों क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आजकल बहुत गेम खेल रहा है, आपको फंसा रहा है, आपका डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ा रहा है कि बच्चे इसको अप्रोच नहीं कर पा रहे। बट अगेन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 14 मार्क्स का वेटेज है इंडिविजुअली ईच क्वेश्चन का। 7 और 8 मेरा फेवरेट पार्ट रहता है। यहां पर रीसेंट डेवलपमेंट पे एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग पे, रीसेंट डेवलपमेंट की थ्योरी, रीसेंट डेवलपमेंट की प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन कवर कर देता है इंस्टीट्यूट। और ये दोनों पार्ट बहुत इजी होता है, सिर्फ बच्चों को स्मार्ट रहना चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये इतना आसान होता है बेटा, सिर्फ बच्चे ने थोड़ी सी भी अगर उसको पढ़ रखा है तो एग्जाम में आराम से सॉल्व कर लेता है। तो मेरा फेवरेट रहता है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड जब बच्चा इसको अटेम्प्ट करता है, अगर अच्छे से इसको लिखना आता है थ्योरी, तो ये वाला सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 बहुत इजी पड़ता है बच्चे को। तो क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 अगर आप अटेम्प्ट करते हो, यू हैव राइटिंग स्किल्स, वो जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तो ये पार्ट सबसे इजी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं बच्चों से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑप्ट करने को, 1 तो करना ही पड़ेगा, मैं बच्चों को हमेशा 1 तो ऑप्ट करना ही है, 2 ऑप्ट कर लो, 7 और 8 ऑप्ट कर लो। चलो मैं 1 को एक बार अनसर्कल कर देती हूं, 2 ऑप्ट कर लो, 7 और 8 ऑप्ट कर लो, बचे 2। सो बचे हुए 2 में सबसे अच्छा है 3 और 4 को ऑप्ट करना। 5 और 6 को मैं बच्चों से कहती ऑप्ट ही मत करो, अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन वैसा आ जाए जो आपने क्लास में कर रखा है, या उसके एडजस्टमेंट्स आते हैं, या बहुत इजी है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गया और आप आराम से हैंडल कर सकते हो, तभी मैं कहती हूँ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 7 एंड 8 करना चाहिए। ये मेरा तरीका है। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हमेशा बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए। हाँ, इफ यू आर एक्सट्रीमली वेरी गुड विथ होल्डिंग कंपनी, कंसोलिडेशंस एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बेस्ट 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। इज अ पॉइंट क्लियर? एक बार मैं आपको पेपर का रेफरेंस देती हूँ बच्चों। यहां तक अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि यस मैम, ये वीडियोस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। और वीडियोस हम डालते रहेंगे फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर योर एफआर, एंड बाकी फैकल्टीज भी आपके लिए बीच बीच में वीडियोस डालते हैं। एंड हमने तो अभी क्वेश्चन बैच भी चालू कर रखा है आपके लिए। इवनिंग में 8 o'clock लॉ की फैकल्टी, एसएफएम की, एंड मैं ऑल्टरनेट डेज हम इवनिंग में आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस वीडियोस भी ला रहे हैं। अगर किसी का मिस हुआ है तो प्लीज देखिए, आपको बहुत 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 कॉन्फिडेंस आएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। जून का पेपर ले लेती हूँ बेटा, रीसेंट पेपर। चलो अगर आप देखो बेटा, if you see your question number 1 has all MCQs. Question number 1 has all MCQs. We have 15 MCQs. Question number 1 has all MCQs. 15 के 15 MCQs based on various chapters. I won't talk about, but yes, specific chapters का नहीं है कि मैं बोलूँ सिर्फ इंडियस पढ़ जाओ, सारे चैप्टर के कॉम्बिनेशन में। बट मैंने इसका भी वेटेज निकाला है कि कौन से चैप्टर से इंडियस में कितना MCQ पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जो मुझे दिखाना था बेटा आपको, 7 मार्क्स। देखो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंडियस पे। क्वेश्चन बी भी देख लो, 7 मार्क्स का इंडियस पे। देखो बच्चा,
क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, ये 7 मार्क्स का, अगेन इंडेस पे। एंड क्वेश्चन नंबर बी को देख लो, 3B को, ये वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है 7 मार्क्स का। देख रहे हो बेटा, सेट फॉर्मेट भी है पेपर में भी। क्यों स्मार्ट स्टडी नहीं करें? किसने कहा स्मार्ट स्टडी गलत है? किसने कहा है? स्मार्ट स्टडी ही करना चाहिए। स्मार्ट पीपल की जरूरत है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्टाइल, दिस गिव्स यू सक्सेस। सिर्फ हम हार्ड वर्क किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, बट हमें पता ही नहीं हमारी दिशा क्या है, कोई मतलब नहीं है बेटा। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वे, दैट विल गिव यू सक्सेस। एंड वो मेरे रेगुलर बैच में मैं रेगुलरली आपको बताती रहूंगी कैसे करना है, कैसे करना है। बेटा हमें सब कुछ करना है लाइफ में, हमारे अपने हॉबीज भी फॉलो करने हैं, हमें बाहर भी घूमने जाना है, क्यों नहीं जाना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, और ये सारी चीजें मैनेज करना आना चाहिए। उसके लिए स्मार्टली पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा हार्ड वर्क। सम डेज हम बाहर नहीं जाएंगे घूमने, कुछ लास्ट के 3-4 महीने, बट इतना स्ट्रेस में थोड़े रहेंगे बेटा। जो एक फाइनल का स्टूडेंट गुजरता है हर दिन स्ट्रेस पे, नहीं बेटा। आई डू नॉट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी इन स्ट्रेस। क्यों लेना स्ट्रेस बेटा? पढ़ाई एक एक फ्लो में चलना चाहिए, एक रेगुलर प्रोसेस है, रोज है, करना है, दैट्स इट। बट स्ट्रेस में करना है नहीं। उसके लिए अगेन जो मैं आपको गाइड करूंगी वो बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, आगे देख लो। अगेन दे टॉक अबाउट इंड एस, एंड अगेन एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, देखेंगे ऑन योर रीस्ट्रक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दे टॉक अबाउट गुडविल, सिंपली नहीं, ये क्वेश्चन था एक्विजिशन का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा क्वेश्चन 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा क्वेश्चन 14 मार्क्स का। 7 का ए और बी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, दोनों बेस्ड ऑन रिसेंट डेवलपमेंट। क्या बुरा है बेटा, जब तुम्हें पता ही है क्वेश्चन नंबर 7 का ए और 7 का बी, बी में थ्योरी पूछेंगे, ए में प्रैक्टिकल पूछेंगे, क्यों नहीं करना रिसेंट डेवलपमेंट जो एकदम इजी पड़ता है। एंड मैंने कहा था ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का ही वो थ्योरी पूछते हैं, उसको लिख लिख के हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा था उसके 3 पार्ट होते हैं, 5, 5 एंड 4। ये 4 में कुछ भी डाल सकते हैं, कभी कंसोलिडेशन का डाल देते हैं, कभी इंड एस का डाल देते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट ये दोनों हमेशा गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरी होती है, विच इज श्योर शॉट। तो गाइस, मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस कर लिया सीएफआर का, मैंने आपसे ये भी बता दिया कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है, मैंने आपको वेटेज बता के पेपर से भी चेक करवा दिया कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आता है, कौन से क्वेश्चन के सब पार्ट में आता है। बेटा इतना ज्यादा रियलिस्टिक देता है तुम्हारा इंस्टीट्यूट, एंड दिस ऑल विल गाइड यू टू क्लियर द पेपर। अब अगली स्ट्रैटेजी आप मेरी देखो, जो मैंने बच्चों को और डिटेल में बताया है ताकि उनके लिए पेपर और इजी हो जाए। मैंने आपको ये तक बता दिया कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कवर होता है। उसके अलावा मैं अब आपको ये बताने वाली हूं कि एग्जैक्टली लंबे क्वेश्चन में कितने मार्क्स के आते हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड कितने मार्क्स के आ जाते हैं, एंड इसके कारण इसका वेटेज कितना बनता है। This is again a slight more detailed discussion as in specific Indians कितना क्वेश्चन नंबर 2A में भी आता है, B में भी आता है। यस गाइस, ये 2C नहीं होगा, दिस इज रॉन्गली रिटन 2A 2B, ये 3A होना चाहिए था बेटा। 2A 2B 3A, इसका क्वेश्चन इंडियस पे बनता है। 21 मार्क्स, 7 3s are 7 each, एंड एमसीक्यू 12 मार्क्स। देखो बेटा इसका वेटेज कितना है, 26%। क्या सही वेटेज है बेटा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती भी इंडेसी हूं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती भी इंडेसी। देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एनबीएफसी, जनरली 3B और 4A में इंस्टीट्यूट कवर करता है, 7 मार्क्स का ही, 14 मार्क्स का। एमसीक्यू हार्डली एक पूछता है, और ऑलमोस्ट टोटल मार्क्स बनते हैं 16। गाइस ये एमसीक्यू वाले पार्ट में ना ऐसे फंसी मत हो जाना, एकदम फिक्स नहीं है। हो सकता है 12 का 10 हो जाए, 2 का नहीं हो, 2 का 4 हो जाए, मतलब कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बट उसको एकदम स्ट्रिक्टली मत बोलना कि मैम आपने तो कहा था 12 मार्क्स आया 10 मार्क्स। इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। बट यस, कितने मार्क्स का एमसीक्यू किस इंडिया से बनता है अगर मैं आपको ये बता दूं, तो आप पहले से ही बहुत मेंटली प्रिपेयर हो गए कि इस इंडियस को पढ़ने के लिए मैम सबसे पहले इसका एमसीक्यू में भी ध्यान देना है। हमें इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, बिकॉज वो छोटी छोटी बातों से ही एमसीक्यू बन जाता है।
यस। फिर ये वाला जो होता है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, 4B एक 7 मार्क्स का होता है और रीस्ट्रक्चरिंग 14 मार्क्स का होता है बेटा। देखेंगे 21 मार्क्स। अगेन इसका भी आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू, एंड इसका टोटल वेटेज बनेगा जो मैंने ऑलरेडी कहा था, उसका डिटेल एनालिसिस है ये। इसका वेटेज भी कितना है बच्चा, 18%। देन कंसोलिडेशन, मैंने कहा था इंस्टीट्यूट इसका पूरा 14 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है और एक छोटा लास्ट में क्वेश्चन 8C में डाल देता है। 14 + 4 18 मार्क्स का ये बन जाता है बेटा। एंड इसके एमसीक्यूज भी पूछता है, बट इसके एमसीक्यूज ट्रस्ट में बहुत ईजी होते हैं, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड इसका वेटेज भी देखो कितना है। तो यही जो वेटेज मैंने बताया था आपको, इस बार मैंने आपको डिटेल में बता दी कि कौन से क्वेश्चन में कितना, एमसीक्यू में भी कितना, ताकि आपका ये टोटल वेटेज जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने आपको कंफर्म करके भी दिया थ्रू योर पेपर। एंड सी अगेन रिसेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड द वेटेज इज दिस। एमसीक्यू में 4 मार्क्स एंड इंडिविजुअली ये बनता है 10 मार्क्स का और ये बनता है 14 मार्क्स का। इस 14 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। थ्योरेटिकल आप आराम से लिख लोगे, वो ही हमेशा का पूछने का तरीका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन बना देता है। प्रैक्टिकल इज ऑलमोस्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो यही सब वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, यही सारी बातें करने वाला है वो बेटा। तो क्यों नहीं हम करें इस लास्ट के 2 चैप्टर को, जल्दी भी होता, कम टाइम में भी होता और इजी भी है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है बेटा, अगर आप ध्यान से अब मेरा मतलब समझेंगे, फर्स्ट थिंग, पढ़ के तो पूरा जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ के तो बच्चों पूरा जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज हमें 85 स्कोर करना है, 90 स्कोर करना है, ये टारगेट है हमारा। बट कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि नहीं पूरा कर सकते, मैं बच्चों को क्या गाइड करती हूँ, जो मेरा गाइडेंस है, फॉलो आपकी मर्जी है करना है या नहीं, बट आई नो आप लोग वही करते हो, सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। और अगर कोई फॉलो नहीं करता और इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, दिसंबर 25 में आपका अटेम्प्ट है एंड आपके पास अगर टाइम कम है एंड आपको लग रहा है कि आप रोज ऑफिस को जा रहे हैं, आप नहीं इतना मैनेज कर पाएंगे, और सीएफआर बीइंग अ ह्यूज सिलेबस, सीएफआर बीइंग अ टेक्निकल पेपर, सीएफआर बीइंग दैट पेपर जहां पर इंस्टीट्यूट आपको फंसा रहा है, स्मार्ट स्टडी करो। और वो स्मार्ट स्टडी में क्या बोलती बच्चों को, स्पेसिफिक इंडेक्स पूरा कर जाओ, करेक्ट, एंड ये वाले 5 और 6 चैप्टर पूरा कर जाओ। अगर आप देखो ये 14 मार्क्स का पढ़ने में अगर आपको हार्डली अ वीक जाता और ये 18 मार्क्स पढ़ने के लिए आपको 1 महीना चला जाता और आएंगे 18, और इंस्टीट्यूट अगर आपको फंसाता है, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट देता है, और तो पेपर हमसे वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाता है, होल्डिंग का, कंसोलिडेशन का, हम फंस जाते हैं। उसके सामने तो एनी टाइम ये 14 मार्क्स का पढ़ा हुआ बेनिफिशियल है। एक तो ये सिलेबस के विद इन टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाता, वेटेज वाइज मार्क्स वाइज 4 ही मार्क्स तो कम दे रहा है, बट 14 मार्क्स, एंड उसके साथ अगले 1 वीक में ये कर लो, तो ये दोनों मिला के 24 मार्क्स का 24 मार्क्स के 2 चैप्टर अगर आप करते हो 2 वीक में, तो कहां आप कंसोलिडेशन करोगे 18 मार्क्स का 4 वीक में, विच इज बेटर, which is better? Anytime question number 5 and serial number 5 and 6 के chapters किए हुए। तो anyone who is looking forward for smart study, last moment study, पूरा इंडेस कर जाओ, पूरा इंडेस कर जाओ, एंड ये 2 चैप्टर 100% करके चले जाओ बेटा। ट्रस्ट मी, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट बच्चे कह रहे मैम अगर एग्जैक्ट पेपर पैटर्न नहीं फिक्स हुआ, अगर ये एग्जैक्टली नहीं आया, बिकॉज पेपर में क्या आएगा इसकी तो गारंटी कोई नहीं दे सकता। उस केस में बेटा मैं बच्चों से कहती हूँ सेफर साइड में ये वाला कॉम्बिनेशन कर लिया करो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इजी चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फटाफट हो जाता। वो सिचुएशन में कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हुआ तो ये चैप्टर आपको सपोर्ट कर देगा टू क्लियर आराम से 60% तक, तो आराम से पहुंच जाएंगे, नहीं तो 50-55 तक तो आप आराम से आ जाओगे, आराम से आ जाओगे। बट यस, मैं ऐसा उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो लास्ट मोमेंट पे फंसे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है या उनको लग रहा है कि दे कैन नॉट मैनेज इट बिकॉज ऑफ देयर सम अदर कमिटमेंट्स कुड बी देयर जॉब। बट यस, पढ़ना तो 100% चाहिए, नॉट ओनली फॉर मार्क्स,
फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जब बहुत अच्छे जॉब प्लेसमेंट्स मिलेगी आपको बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, तो डेफिनेटली आपका पैकेज अच्छा होगा। आपका पैकेज अच्छा होगा तो आपके सपने पूरे होंगे। यस, तो गाइज मैंने यहाँ पर लिखा भी है व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो टू स्टडी CFR। जो मैंने आपको ऊपर बोला वही चीज मैंने यहाँ लिख के दिया। पहली बात, इन डेज को लाइटली मत लो, वो पूरा कर लो। Recent development and government accounting is a better alternative than the remaining chapters, वो कर लो। थोड़ा सा ये चैप्टर फटाफट हो सकता है, ये कर लो टू कीप योरसेल्फ सेफ। एकदम से इतनी सेलेक्टिव स्टडी कर नहीं सकते, बट ये कम टाइम में हो जाता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बच्चों से कहती हूँ, अगर अपने आप को टाइम कम है, लग रहा है इतना मैनेज नहीं हो पाएगा या इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इन दो चैप्टर्स के सिर्फ मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कर लो और प्रीवियस ईयर के 2022 के बाद के 3-4 सालों के क्वेश्चंस कर लो। उससे भी बेटा आप इसमें एटलीस्ट सॉल्व करने जैसे कंडीशन में आ जाओगे। सिंपल क्वेश्चन आया तो फॉर श्योर सॉल्व कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आया तो भी आप एटलीस्ट 60% सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाओगे, इसकी मैं गारंटी देती। तो गाइज अभी तक मैंने आपको कंप्लीट CFR का सिलेबस बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हर चैप्टर का वेटेज है, एग्जाम में पेपर में जनरली किस क्वेश्चन को कितना मार्क्स मिलता और किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उससे MCQ भी कितना बनता। एंड अगर लास्ट मोमेंट पढ़ना है CFR जैसे बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट को जिसमें इतना कुछ आपको रिटेन करना है, जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है बेटा, पर्सनली मैं भी जानती हूँ इट इज इम्पॉसिबल टू रिटेन, उसको स्मार्टली पढ़ेंगे विथ जो तरीका मैं आपको रेगुलर क्लास में बताऊंगी वो फॉलो करेंगे, तो ट्रस्ट मी ये सब्जेक्ट आपके ग्रिप में होगा, मतलब फेल तो नहीं होंगे, पास हो जाओगे। एंड थोड़ी सी कुछ बातें जो मैं टिप्स देती रहती हूँ क्लास में वो फॉलो करते रहो। रेगुलर बैच पे रोज का रोज पढ़ो, 40 मिनट्स रोज निकालो डेली CFR पढ़ने के लिए। 40 मिनट्स रोज डेली CFR को शाम को पढ़ो ही पढ़ो, और नेक्स्ट डे लेक्चर सुनने से पहले 15 मिनट निकाल के जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करके वीडियो सुनो। 2 बातें बस आप रोज फॉलो करो। एक्स्ट्रा 40 मिनट्स की प्रैक्टिस, ताकि एक आधा सम्स आप अपने हाथ से निकालेंगे। एंड नया चैप्टर या नया वीडियो सुनने से पहले 15 मिनट स्पेशली निकालो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अगर आपने उस 15 मिनट्स में जो भी आपने पढ़ा है अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी जब आप वीडियो सुनोगे आगे का, आपका फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके लिए आपको ये नहीं लगेगा कि मैं भूल गया, बिकॉज जब आप पढ़ते हो ना इस थॉट से कि मुझे याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा, तो बार बार उस सब्जेक्ट को लेके ना आप नेगेटिव होते जाते हो। आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, ये चैप्टर है ही डिफिकल्ट, ये सब्जेक्ट है ही डिफिकल्ट, मेरे फ्रेंड सही बोल रहे थे, इसमें याद नहीं रहता। एंड वो नेगेटिविटी आप पूरी सब्जेक्ट के लिए स्प्रेड कर देते हो। एंड फिर तो क्या, कोई भी आपको इस सब्जेक्ट में नहीं पास करा पाएगा बेटा, फिर तो कोई भी आपको इस सब्जेक्ट में नहीं पास करा पाएगा, मैं और आप क्या, कोई भी नहीं करा पाएगा। तो उसके लिए एक तो माइंडसेट क्लियर रखो, और जो मैंने बोला है ना 40 मिनट्स रोज शाम को पढ़ने का, 15 से 20 मिनट्स लेक्चर सुनने से पहले पढ़ने का, इतना सा मेरे रेगुलर बैच में फॉलो करो, एंड देन यू सी द मिरेकल। And stop saying the subject is difficult. The subject is easy. We can do it. सिर्फ इसको अप्रोच करने के लिए ना एक सही तरीका चाहिए। आप बच्चों को एक सही मेंटोर चाहिए जो आपको बताए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। सब कहते पूरा पढ़ो, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है बेटा, बट पूरा पढ़ने का आपके पास टाइम कहाँ है बेटा। एंड कह देने से कि पढ़ो, कैसे पढ़ लेगा बच्चा? कह देने से कि यहां से भी प्रैक्टिस करो, वहां से भी प्रैक्टिस करो, यहां से भी प्रैक्टिस करो, इतने सारे सब्जेक्ट्स है बेटा। अकेला CFR ही तो नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है। तो एज ए टीचर मैं बोलूं ये भी पढ़ लो, CFR में ये भी कर लो, हो जाओगे। इतना पढ़ोगे तो हो गई ना बेटा CFR में, इसमें क्या बड़ी बात है। बट इतने सारे सब्जेक्ट्स, योर कमिटमेंट ऑफ ऑफिस सब मैनेज करके स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे और रोज कैसे फॉलो करना है, रोज कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ये मैं अपने रेगुलर बैच में बताती रहती हूँ। सम्स को मैं इतना स्मार्टली कराती कि बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता। आई टीच लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, जर्नल एंट्रीज में क्लास में बच्चों को पूरा रिटेन करवा देती, बहुत ही ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। एंड द सेम स्टाइल
अगर आपको देखना है मेरा कि मैम आप एक बार हमें एक आधा वीडियोस भेजो, ट्रस्ट मी आपको अब आगे मेरे इंडेक्स के वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें मैं आपको सम्स बताऊंगी भी, कॉन्सेप्ट्स भी कैसे बताऊंगी एंड कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कैसे करना है इन टर्म्स ऑफ सम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज बेटा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बट जब सम करने की बारी आती है ना, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो वो सारी बातें भी मैं अपने रेगुलर बैच में आपको बताऊंगी। उसके अलावा अगर आप मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच देखेंगे जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ। एंड इस क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और वो क्वेश्चन होने के लिए क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है उतना भी पता हो गया तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतने लंबे लंबे पेजेस है बेटा इंडियस के, कैसे याद होंगे? तो स्मार्ट पढ़ेंगे और वो कैसे पढ़ेंगे, आई बी टीचिंग यू इन माई रेगुलर बैच एंड जब भी हम यूट्यूब में मिलेंगे मैं इसके बारे में आपसे बात करती रहूंगी। गाइस पहले मैं हमेशा कहती हूँ पहले भैया पासिंग मार्क्स इंश्योर कर लिया करो। सपने तो मेरे भी बहुत थे कि मैम मेरे को सीए में सारे सब्जेक्ट्स में 100 चाहिए, 95 चाहिए। बीइंग अ रैंक होल्डर इन सीए फाइनल मुझसे भी नहीं हो पाया बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, मैं वो स्कोर नहीं कर पाई जो मैंने सोचा था। देन फिर दिमाग में सबसे पहला स्टेटमेंट पता क्या आया था? भगवान बस पास कर देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान 40 दे देना, बहुत हुआ तो 50 बस दे दो ताकि ग्रुप नहीं अटके। उतना ही आई नो आप भी उतना ही मांगते हो, तो पहले अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर लो। जैसे 50 मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं उसके बाद तो जो मिला सब बोनस है एंड उसके लिए तो डेफिनेटली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा माइंड ओपन रखोगे, जितना ज्यादा 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 क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो आ जाएगा। बट सब पढ़ लेंगे तो 100 आ जाएगा, जो बताया उतना पढ़ लोगे तो 50 तो आ ही जाएगा। यस मैम एक चीज बहुत मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों से, स्पेशली सीएमए फाइनल, सीएमए फाइनल वाले बच्चों एक चीज बस करना, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद उसका टेस्ट जरूर देना जो मैं लूंगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट के लिए ज्वाइन करना है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, आई कैन रिलीज दैट टेस्ट पेपर फॉर यू ऑल। बट हर चैप्टर के पास मतलब ये एस इंडियस खत्म हुआ इसका टेस्ट, ये स्पेसिफिक इंडियस खत्म हुआ उसका टेस्ट, हर चैप्टर के बाद टेस्ट देना स्टार्ट करिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो ट्रस्ट में आप एक तो पहले से पढ़ लेते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, उस टेस्ट के डर से कुछ तो पढ़ते हैं एंड वो जो कुछ तो पढ़ते हैं ना वो भी बहुत होता है rather देन कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा। एंड मैं 2 एम्स मॉक टेस्ट पेपर लूंगी, ये दोनों के दोनों मॉक टेस्ट पेपर 100 मार्क्स के होंगे, जो मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे से पढ़ो या नहीं पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, 2 मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम से पहले हमेशा अपने हैंड से प्रैक्टिस करके जाना। इससे आपको अपना जजमेंट आता है कि आपको पेपर लिखने में कितना टाइम लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड आपको क्वेश्चन सिलेक्शन का भी आइडिया आता है कि अच्छा मुझे कौन से क्वेश्चन में तकलीफ हुई थी, मुझे कौन सा स्किप करना चाहिए। हाँ मे बी जो आपने मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन स्किप किया वो एग्जाम के समय नहीं स्किप करना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑब्वियसली, बट आपका कॉन्फिडेंस, आपका जजमेंट, आपका सब इनहैंस होता है बेटा 2 मॉक टेस्ट पेपर देने से। एंड सबसे बड़ी बात जो आपकी लगी हुई रहती है ना पेपर से पहले, बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा मैम, ये थॉट ही खत्म हो जाता है एंड वो डर आपके मन से गायब हो सकता है अगर आप ये मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें एंड रिलैक्स होके पेपर देने जाए। आई नो कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, बट प्लीज आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, आप सिर्फ फ्लो में जाओ, 100% पेपर में जो आता है वो लिख के आओ विथ कंप्लीट क्लैरिटी एंड जो मैंने क्लास में बोला है उसको फॉलो करो, उसकी प्रैक्टिस करो, पेपर क्लियर हो जाएगा। इज अ पॉइंट क्लियर? अब आते हैं बेटा मैम आपके प्रोडक्ट्स लेने किधर से है, सीएफआर अगर हमें लेना है, अगर यू वांट टू परचेज माय प्रोडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएमए फाइनल का, आप प्लीज ekatvam.academy.com की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हो रखा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। बट बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट यू हैव लॉट्स ऑफ इंक्वायरी कि मैम कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, तो दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सेल्स सपोर्ट टीम, they'll guide you, they'll share demos with you, they'll guide you as in नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, लेक्चर्स आपको मिलेंगे कैसे, बुक कैसे पहुंचेगी, जब तक बुक नहीं पहुंची मैम हम कैसे पढ़ेंगे, अगर हमें कोई डाउट पूछना है तो कैसे पूछेंगे, जो भी मन में है ना बेटा मेक श्योर यू आस्क द सेल सपोर्ट टीम, बिकॉज योर करियर, आपके करियर की बात है, तो आपके मन में जो भी इफ एंड बट है यू हैव द राइट टू आस्क द सेल सपोर्ट टीम
एंड वो टीम के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे जवाब आपको देंगे, और ट्रस्ट मी, आपको अगर उनका जवाब सेटिस्फाइंग लगा या कुछ भी है, यू कैन बाय द प्रोडक्ट। अगर आप वंस यू हैव बॉट द प्रोडक्ट, वी हैव टेक्निकल टीम जो आपको सपोर्ट करेगी, कि आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको गूगल ड्राइव पे लेक्चर्स मिलेंगे, कैसे आप अपने गूगल ड्राइव पे लेक्चर्स देख सकते हो, कैसे एवरीथिंग दे विल गाइड यू। एंड उसके अलावा बुक सपोर्ट टीम का भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको पूरा डिटेल देगी, आपके बुक्स निकल गए, कब निकले, पहुंचने वाले होंगे, दे विल गाइड यू। यस, मोड ऑफ लेक्चर फिलहाल विल बी सेंडिंग यू थ्रू गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव। अनलिमिटेड वैलिडिटी, बट व्यूज कितने हैं? 2, बिकॉज आई नो बच्चों इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा व्यूज दे भी दूं तो करोगे क्या? पढ़ने का टाइम है क्या? और 2 व्यूज मोर देन इनफ होते हैं, ट्रस्ट मी। एक बार सुन लो, कुछ नहीं समझा तो दोबारा तो फॉर श्योर समझ आ जाएगा। एंड ये अगर आपने ढंग से कर लिया एंड टेस्ट पेपर दे दिया, हो गया बेटा, सेफा क्लियर हो जाएगा। मैम बुक्स कितनी आएगी? बेटा हम आपको 2 आपके रेगुलर बुक्स देंगे जिसमें कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, इन डेज की थ्योरी रहेगी, 2 क्वेश्चन बैंक एंड एक एमसीक्यू का पीडीएफ। बट मैं एमसीक्यू का पीडीएफ एक साथ नहीं डालूंगी, मैं चैप्टर वाइज डालूंगी। एक साथ डाला ना, देख के मैम हमसे नहीं होगा, मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा ये करे। मैं एक एक करके हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू डालूंगी। चाहते हो तो एक साथ भी डाल सकती, बट आई प्रेफर टू पुट 1 MCQ PDF एट अ टाइम। यस, आई होप आई एम आंसरिंग ऑल योर थॉट, जो भी मन में बातें आ रही है। उसके अलावा भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए, दिस इज योर्स, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, इसमें जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। कवरेज क्या क्या होगा? कवरेज में इंटायर मॉड्यूल, भाई मैं तो मॉड्यूल को भगवान मानती। मैंने जब सीए किया था ना, मुझे सबने कहा मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते हो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मॉड्यूल मैं करूंगी। और जब मैंने मॉड्यूल पूरा किया था और उससे मुझे सीए में रैंक आई थी, तो मुझे ये बात समझ आ गई है कि मॉड्यूल तो 100% कवर होना चाहिए। एंड सीएमए वाले बच्चों, आपका तो इतिहास गवाह है। आपके पेपर में जब भी इंस्टीट्यूट का आप देखोगे पेपर, इंटर का, मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो मॉड्यूल से डालते हैं। फाइनल में भी देखो एक आधा क्वेश्चन तो वो मॉड्यूल से डाल देते, इंडेक्स के क्वेश्चन भी वो मॉड्यूल से डाल देते। क्यों छोड़ना? पता ही आएगा, फिर भी छोड़ के जाएंगे? नहीं, पूरा करके जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक क्वेश्चन पेपर्स तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर विल बी शेयरिंग यू ऑडियो रिविजन। ये ऑडियो रिविजन ये है कि मान लो यू आर ट्रैवलिंग टू ऑफिस, आपके पास टाइम नहीं है कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का, मतलब ठीक है रेगुलर बैच सुन रहे हो, बट किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है वो जो 20 मिनट पहले पढ़ने का, हम आपको ऑडियो रिविजन भी भेज देंगे, ताकि आपके मोबाइल पे जब आप फ्री हो या ट्रैवलिंग बाय बस, यू नो, या गोइंग आउट फॉर सम वर्क, उस टाइम पे जो आपका फ्री टाइम होता है ना ट्रैवलिंग का, उस समय आप ये ऑडियो रिविजन सुन लो। इस ऑडियो रिविजन पे इन डेज के कॉन्सेप्ट ही कानों तक पहुंचेंगे ना, रोज 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 रोज, तो बेटा एग्जाम में कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। भरोसा रखो बेटा, याद आएगा। टेस्ट पेपर तो मैंने बोला ही है बेटा, सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा, आप ही को मैं आंसर्स भेज दूंगी, सेल्फ इवैल्यूएट करिएगा, बिकॉज सेल्फ इवैल्यूएशन से अच्छा कुछ नहीं है। जब खुद का पेपर खुद इवैल्यूएट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपने गलती की है और क्या आंसर एक्सपेक्टेड था और क्या आंसर आपने लिख दिया। यस मैम, हमें सबसे ज्यादा डर लगता है ऑनलाइन लेक्चर्स को लेके कि मैम क्वेरीज कैसे रिजॉल्व होगी। फर्स्ट थिंग, वी आर ऑलवेज देयर टू हैंडल योर क्वेरीज। हम इस तरीके से अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि बस रेगुलर बैच में आए। आई नो आप क्वेरीज होंगी होंगी, नहीं होंगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी जितने भी क्वेरीज है आप प्लीज इस मेल आईडी पे सेंड करिए, asknehamam@gmail.com। इस मेल आईडी पे सारी क्वेरीज आप डालिए, आपकी क्वेरीज मेक श्योर होंगे कि वो आंसर हो रहे हैं। एंड जब आप क्वेरी डालते हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट अच्छे से डालना। आप अगर ऐसे ही डाल देते हो तो हमें क्वेश्चन नहीं समझता। आप एक बार एफर्ट करो, आगे के लिए आपको आदत पड़ जाएगी अच्छे से लिखने की, अच्छे से क्वेरी रेज करने की, एंड इससे आप ही के लिए बेटर होगा। यू नो व्हाई? आपकी क्वेरी फटाफट आंसर हो जाएगी, बिकॉज मुझे समझेगा आप क्वेरी क्या पूछ रहे हो। तो क्वेरी पूछते वक्त अपना ऑर्डर आईडी, अटेम्प्ट एंड कौन सी बुक से आप वो क्वेरी पूछ रहे हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लगाइएगा, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आर यू आस्किंग एंड रिलेटेड टू विच क्वेश्चन। गाइज आई थिंक मैंने जो भी बातें एक सीएफआर से, एक जो बच्चा पहली बार सीएफआर का सब्जेक्ट पढ़ने वाला है
और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके बट कुड नॉट क्लियर, आई थिंक आई कैन हेल्प both the category of my students by sharing the entire syllabus, weightage, strategy and कहाँ मेरे रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे। एंड उसके अलावा अगर कोई बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस बैच को भी ज्वाइन कर सकता है। यस तो बच्चों, दिस वीडियो विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू ईच वन ऑफ यू। एंड पहले से मत घबराओ कि मैम ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। जो मैं बार बार कहती हूँ, बी पॉजिटिव विथ योर माइंडसेट एंड इतने कॉन्फिडेंट रहो कि पेपर देते वक्त आपको ये फील ही नहीं होना चाहिए कि ये CFR का पेपर है। एंड सेकेंड थिंग, अपने से ज्यादा होशियार अपने आसपास के लोगों को आप ही बनाते हो। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो सबसे पहले अपने आप को भी इंटेलिजेंट उतना ही मानिए जितना आप बाकियों को मानते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट। एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, चीजें अपने आप समझ आ जाती है, चीजें अपने आप समझ आ जाती है। बेटा और भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ डाउट है या कोई पर्टिकुलर चीजें आपको हमसे पूछनी है कि मैम पेपर लिखते कैसे हैं, पेपर को लिखते वक्त हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती है, मैम 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता है, हाँ टाइम मैनेजमेंट उसका भी वीडियो बना के दो, मैम टाइम टेबल बना दो हमारे लिए कि रोज कैसे और कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितना टाइम किस चैप्टर को देना चाहिए। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चैप्टर वाइज CMA फाइनल के बच्चों को एग्जाम से पहले, अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं तो हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए ताकि वो चैप्टर टाइमली खत्म हो जाए। ये बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है बेटा। CFR वाले जितने भी CMA फाइनल के बच्चे जो CFR के लिए मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट मी, आई एम हियर टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। एंड उसके अलावा मैंने बिगनिंग में भी कहा था, वापस कह रही हूँ, मेरी पूरी टीम लॉ, SFM के लिए, DT, IDT के लिए, ये सारे फैकल्टीज आते हैं। इन सारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अगर कुछ जानना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है वहां लिख दीजिए, या रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के वीडियो के नीचे उनसे बात करना है वहां अपना कमेंट टाइप कर दीजिए, आपकी क्वेरीज आंसर हो जाएगी। एंड आई होप this video would be self explanatory for all the CMA final student, as in what is CFR and how to study CFR and the weightage of CFR। चलो बेटा, आपसे मैं मिलती रहूंगी, बातें होती रहेगी, इतनी सारी बातें करने को, बट अभी टाइम है मेरा आपसे अलविदा लेने का, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए आपके साथ फिर से जुड़ सकूं। एंड प्लीज, जो मैंने कहा था, अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एकत्तम फॉर CMA यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। चलो बच्चों, अभी लेती हूँ अलविदा, साइनिंग ऑफ, योर CA फैकल्टी, योर अकाउंट्स फैकल्टी, योर मेंटोर एंड योर गाइडिंग फैक्टर फॉर ऑल माई CMA फाइनल स्टूडेंट्स। अभी लेती हूँ अलविदा, बाय एवरीवन।